तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता संजय खान हमारे साथ जुड़ चुके प्रयागराज से। संजय, देखिए कल अतीक अहमद की तरफ से ये इच्छा जताई गई थी कि वो असद के जनाजे में शामिल होना चाहता है, मिट्टी देना चाहता है, ये मांग की गई थी, लेकिन ऐसे में कानूनी प्रक्रियाओं के कारण उसकी मांग को मंजूरी नहीं दी गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है संजय आपके पास? जी बिल्कुल प्रीति जी, आपको बता दें जिस तरीके से पेशी के दौरान माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ कोर्ट के अंदर थे, तभी ये खबर चली कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद, जो उमेशपाल हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी थे, झांसी में पुलिस मुठभेड़ के दौरान उन्हें मार गिराया गया। तभी उस समय उसको तकलीफ हुआ और रोने लगा, जिसके बाद वो अपील किया कोर्ट से कि उसके जनाजे में शामिल किया जाए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते कोर्ट से उसे जनाजे में शामिल होने के लिए मंजूरी नहीं मिली। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो ये इस तरीके से एक आतंक करता था, ये लोगों को खौफ पैदा किया था, तो इसको भी एक तरीके से मौत के बाद, बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद यहाँ तक इसको जनाजे में भी ना शामिल किया जाए, इसको और तकलीफ हुई। जिस तरीके से कल कोर्ट में रिमांड मिलने के बाद पुलिस देर रात तक उसको लेकर के एक सुनसान जगह गई और कई सवालों के पूछे गए, जिसमें आईएसआई मामले में उसने बताया और हथियारों के जो सुराग ढूंढ रही है, जो हथियारों की तस्करी की जाती है, इस मामले में भी अतीक अहमद से पूछताछ की गई। अब ये भी सूत्रों से पता चल सकता है कि अतीक अहमद को प्रयागराज से यहाँ पंजाब की जहाँ पे हथियारों की तस्करी की जाती है वहां भी ले जाया जा सकता है। तो वहीं असद के लाश को लेने के लिए उनके नाना हारून और उनके मौसा उस्मान वहां झांसी पहुंच चुके हैं। लगभग 11 बजे ये बताया जा रहा है कि पीएम हाउस से उनको कागजी कार्रवाई करते हुए उसकी डेड बॉडी को उनको सुपुर्द किया जाएगा। देर शाम तक उसकी बॉडी आएगी प्रयागराज, जहां पे उनके पैतृक स्थान कसारी मसारी में उनको शाम तक सुपुर्द खाक किया जाएगा। जिस तरीके से एक साम्राज्य था माफिया अतीक अहमद का, लोगों की मौत के साथ खिलवाड़ था, लेकिन आज जब खुद का ये बेटा एनकाउंटर में मारा गया तो तकलीफ हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कानून के शिकंजे से प्रीति जी कोई नहीं बच सकता, चाहे जितना बड़ा अपराध करे या अपराधी हो। ये इस सरकार में पूरी तरीके से ये साबित हो गया कि जीरो टॉलरेंस से जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही थी और सदन में ये कहा भी गया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो जीता जागता सबूत प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर असद से ये उदाहरण साफ तौर पे जाहिर होता है। तो अब कहीं न कहीं जो लोगों के अंदर एक योगी सरकार की छवि बन रही है और जनता में एक माहौल बन रहा है कि माफियाओं के अंदर, माफियाओं के नाम पर जो डर था, जो खौफ था, अब लोगों के दिल से निकल जाएगा और ये माफिया मुक्त प्रयागराज यूपी बनेगा, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में ये 4 दिन की रिमांड पे रहेंगे अतीक और अशरफ, तो इनके साथ इनके वकील विजय मिश्रा भी साथ में रहेंगे, कोई देवरी पे कि किसी भी तरीके से उसके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। लेकिन जब तक ये कड़ाई से पुलिस इनसे पूछताछ कर आई और कई अहम सवालों के जवाब लेगी और कई ऐसे पर्देफाश होंगे जो सवालों में अतीक अहमद और अशरफ फंसेगा, तो वहीं अब इनका कुनबा जब पूरी तरीके से कानून के शिकंजे में हो गया प्रीति जी, तो अब इनकी पत्नी शाइस्ता परवीन और इनकी बहन आयशा नूरी अब वो अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में फिर से सरेंडर करने की बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये दिन पहले कर लेना चाहिए था, प्रशासन का, शासन का सपोर्ट करना चाहिए था, जब इनकाउंटर हो गया तो अब डर सताने लगा पूरी तरीके से कि अब कानून के शिकंजे में चले जाए, पूरी तरीके से सरेंडर कर दें, नतमस्तक हो जाए। नहीं तो इसी तरीके से जो प्रशासन, जो यूपी पुलिस इनकाउंटर कर रही है लगातार, ऐसे ही और लोगों का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो माफिया है अब पूरी तरीके से उनकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है। अब माफिया अतीक अहमद की अगर बात करें तो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है, खौफजदा है, इनके चेहरे पे एक शिकस्त देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूछताछ के दौरान पुलिस का जो सहयोग होगा, जो सवालों के जवाब होंगे, बड़ी आसानी से देते हुए नजर आएंगे प्रीति जी। बिल्कुल, चूंकि देखिए जब बीते दिनों पूछताछ भी की गई और साथ ही
जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये इनकाउंटर किया गया है कहीं ना कहीं इस पे सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन ऐसे में ये भी समझना बहुत ज़रूरी है संजय कि अगर पहले ही शाइस्ता परवीन की तरफ से या फिर आयशा नूरी की तरफ से या जो भी लोग इसमें सम्मिलित है जिनके नाम सामने हैं उनकी तरफ से अगर पहले ही सरेंडर किया जा चुका होता तो शायद ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। और साथ ही जब बीती रात ये पूछताछ हुई तो कहीं ना कहीं हथियारों को लेकर जो आपने जानकारी दी है संजय, उसकी कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि ड्रोन के जरिए अतीक को विदेशी हथियारों को सप्लाई किया जाता था। जी बिल्कुल प्रीति जी, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी थे, चाहे वो मुख्य रूप से रहे हों या साजिशकर्ता के तहत शाइस्ता परवीन या इनकी बहन आयशा नूरी या इनकी बानोई, पहले हर एक तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आए कि मेरे पति को इस तरीके से फंसाया जा रहा है। तो वहीं जब इनका नाम खुलासा हुआ शाइस्ता परवीन का, तो इन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की बेल डाली, ना कि सरेंडर करने की बात की। अपने ऊपर ये मुकदमे को नहीं ले रही थी, लेकिन वहीं इनकी बहन आयशा नूरी जब साबरमती जेल से अतीक को पहले बार उमेश पाल अपहरण कांड में पेश किया गया था, तब वो बयानबाजी करती हुई नजर आ रही थी कि उनके भाइयों को फंसाया जा रहा है, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। आखिरकार वो भी इसमें संलिप्त होती नजर आई और फरार हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर पहले से ये चीजें सोच लिया जाता, प्रशासन का सहयोग कर दिया जाता, तो ये जो कल हुआ असद का इनकाउंटर हुआ या प्रशासन का सहयोग कर देती, सरेंडर करवा देती, तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता कि आज के दिन अपने बेटे के अंतिम संस्कार में माफिया अतीक अहमद खुद नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी जो मां है असद की शाइस्ता परवीन, वो भी फरार चल रही है कि अंतिम बार अपने बेटे के चेहरे को देखने को नसीब नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दूसरों की मौतों के साथ एक खिलवाड़ होता था, आज इनको इस कदर पूरी तरीके से कानून ऐसी सजा दिया कि पूरी तरीके से इनकी अब कांपती हुई नजर आ रही है। तो जो पूछताछ के दौरान माफिया अतीक अहमद से आईएसआई जो एजेंसी है लश्कर तैयबा की, तो इससे जो सुराग मिले हैं, कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। तो अब इनसे और भी इस मामले में जानकारी जुटाई जाएगी कि वो फंडिंग के भी मामले में माफिया अतीक अहमद से जानकारी ली गई कि आईएसआई से फंडिंग भी की जाती थी और जो तस्करी की जाती थी हथियारों की, जो जखीरा था, अब उस जखीरे के बारे में पुलिस प्रयास कर रही है कि आखिरकार जो ड्रोन से आईएसआई लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान के संगठन से ड्रोन से हथियार मंगाए जाते थे, वो किस कदर आते थे, कहाँ कहाँ अभी भी मौजूद रखे गए। ठीक है संजय, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। तो वहीं 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर अतीक और अशरफ सुबह 9 बजे से पूछताछ होगी। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। संजय देखिए, दोनों भाइयों की रिमांड अवधि को मंजूरी मिली है, 4 दिनों की रिमांड है। आप भी जानकारी दे रहे थे कि देखिए तकरीबन ये जो 4 दिनों की रिमांड अवधि होने वाली है, इसमें कई सवाल पूछे जाएंगे और न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित बल्कि और भी कई मुकदमे हैं जिनसे इनके तार जुड़ते हुए नजर आएंगे और परत दर परत चीजें निकलती हुई सामने आएंगी। जी बिल्कुल प्रीति जी, जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को बी वारंट लेकर पुलिस पहुंची थी जेल और कोर्ट में कल सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट 4 दिन की रिमांड दे पूछताछ के लिए उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए। तो अब आज कल रात में ले गई पूछताछ के लिए। तो अभी भी 9 बजे से अतीक अहमद और अशरफ को, जो उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं, इनको लेकर जाएगी एक सुनसान जगह और पूछताछ करेगी। इसमें स्पेशल टीम बनाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको 3 शिफ्ट में इनसे पूछताछ की जाएगी। कई ऐसे अहम सवाल हैं, कई सवालों को जवाब इनको देने होंगे। जहां पे ले जाएगी, इनके वकील तो साथ में होंगे लेकिन वो दूरी पे रहेंगे, क्योंकि धूमनगंज पुलिस, नैनी पुलिस साथ में, और जो विवेचक है, कई अहम ऐसे इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जो रंगदारी, अपहरण, हत्या जैसे कई मुकदमे हैं। और यहाँ तक कि एक नया तार जुड़ता हुआ आईएसआई संगठन से जो देखा गया पाकिस्तान का, तो ये भी एक अहम मुद्दे हो गए। तो इनसे सवालों के जो जखीरे हैं पूरी तरीके से अब होगा। कई ऐसे पर्देफाश होंगे जो इनके घरों से लेन देन के रजिस्टर बरामद हुए, दस्तावेज बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं उन दस्तावेजों के बारे में भी पुलिस खुलासा करेगी और कई ऐसे पर्देफाश होंगे जो सफेद नकाबपोश या वर्दीधारी जो भी लोगों का नाम उस रजिस्टर में था, करोड़ों की लेन देन थी, लाखों की लेन देन थी, तो उसके बारे में भी पूछताछ जरूर होगी और इनको सवाल देने पड़ेंगे। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस मुकाम तक पहुंची है। तो अब आने वाले वक्त में ये लोगों को इंतजार है कि कहीं ना कहीं और भी
बेहतर तरीके से पुलिस काम करेगी और इसका खुलासा करेगी, पर्दाफाश करेगी। कई मुकदमे से जुड़े हुए जो इनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे थे, उसका भी खुलासा होगा। शुरुआत हो चुकी है पहले मुकदमे की अपहरण कांड में, इनको सजा हो गई उम्र कैद की। दूसरे उमेश पाल हत्याकांड में इनका बेटा असद इनकाउंटर में मार गिराया गया। तो अब पूरा कुनबा सरेंडर करेगा और इनका पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग करते हुए नजर आएंगे और हर एक जानकारी जिस तरीके से पुलिस जुटाएगी वो पर्दाफाश करेगी। और इसका पूछताछ 4 दिन की रिमांड लेने के बाद 17 तारीख को 5 बजे तक हर हाल में सीजीएम कोर्ट में फिर से माफिया अतीक अहमद का मेडिकल परीक्षण कराए जाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए अब 17 अप्रैल को चूंकि पेशी कराया जाएगा, तो ऐसे में जो इन 4 दिनों की रिमांड अवधि जब खत्म होगी तो क्या जो सवाल जवाब किए जाएंगे उनकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, पुलिस एक रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करेगी संजय? जी बिल्कुल, जितने भी उनसे पूछताछ सवाल जवाब होंगे पूरी तरीके से वीडियोग्राफी की जाएगी और वहां पे पूरी टीमें मौजूद होंगी, क्योंकि जितने भी सवाल जवाब होंगे, जितनी पूछताछ होगी, क्योंकि वो भी दाखिल करना होगा कोर्ट में हर एक तरीके से। तो वहां पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बॉडी वार्म कैमरा लगा होगा, जो भी वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद होंगे वर्दी पे बॉडी वार्म कैमरा लगाए होंगे। हर एक तरीके से हाई सिक्योरिटी के बीच इनको रखा जाएगा और वहां पे हर एक तरीके से पूछताछ की जाएगी और कड़ी सुरक्षा रहेगी मौजूद, किसी भी तरीके से अनहोनी ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। और उसके बाद कोर्ट में अपने कागजात के साथ माफिया अतीक अहमद को भी पेश करेगी पुलिस। बिल्कुल, चूंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो इनकाउंटर हुआ है असद और गुलाम का, अपने आप में देखिए पुलिस एसटीएफ के लिए एक वाहवाही की बात है, लेकिन संजय ये भी हमने देखा कि इस पर भी राजनीति करण किया जा रहा है, चाहे बसपा सुप्रीमो हो या फिर सपा अध्यक्ष हो, दोनों की तरफ से, और या फिर विपक्षी पार्टी एआईआई एमआईएम की हम क्यों ना बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ वाहवाही हो रही है इस पूरे इनकाउंटर को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष फिर से ही निशाना इस पर साध रहा है। देखिए प्रीति जी, विपक्ष को हर एक तरीके से सवाल को उजागर करना है और हर एक तरीके से विपक्ष घेरता हुआ नजर आता है, चाहे जिसकी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी या बीएसपी या सपा किसी भी तरीके से रहे। हर एक समय में कोई भी वर्कआउट होता है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो समाज में एक मैसेज जाना था, जो लोगों को इंतजार था, जो उमेश पाल के घर उसकी माँ और उसकी पत्नी को एक इंतजार था, उन्होंने अपना पूरी तरीके से ये भार योगी सरकार के ऊपर छोड़ दिया था कि जो भी सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ फैसला लेंगे वो मेरे हित में होगा। तो कल के दिन पूरी तरीके से सब लोग बधाई देते हुए नजर आए, सराहना करते हुए नजर आए और विपक्ष वहीं पे निशाना साधता हुआ नजर आए, क्योंकि राजनीति मुद्दा जो चुनाव है उस पे कहीं ना कहीं इन सवालों के जो गरमाना है उस पे विपक्ष निशाना साधेगा। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि अगर ऐसे ही पहले जो बातें थी, इसको कहना चाहिए था, ये टिप्पणी होती अगर उमेश पाल की कहीं ना कहीं जो दिन दिपारे हत्या की गई, 2 सरकारी गनर की मौत हुई, तो विपक्ष को उस पर सवाल खड़े करने चाहिए कि ऐसे पास इलाके में दरिंदगी फैलाना, दहशत फैलाना ऐसे में कहीं नहीं होता, किसी भी सरकार में हो, इस समाज की सुरक्षा सब पार्टियों के लिए होता है। तो ये एक राजनीति है और राजनीति के तौर पे हर एक तरीके से सवाल जवाब होते रहेंगे प्रीति जी। लेकिन जो हकीकत थी इसमें पूरी तरीके से पुलिस ने एक वाहवाही लूटी, एसटीएफ, अमिताभ यश, एडीजी प्रशांत कुमार, जो भी टीमें लगाई गई थी, कि हर एक कड़ी को जोड़ते हुए कल वर्कआउट की और आने वाले वक्त में अगर माफिया इस तरीके से सरेंडर नहीं करेंगे तो यही हाल आने वाले वक्त में भी उनके साथ किया जाएगा। बिल्कुल, साथ ही देखिए संजय, जब हमने बीते दिनों देखा कि अतीक के पास जब असद के एनकाउंटर की खबर पहुंची तो बेहोश होने की स्थिति में हो चुका था, आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि आपने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा और ऐसे में अब जब अपने बेटे की बारी आई तो अब ऐसी स्थिति देखने को मिली। संजय, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपसे और भी आगे जानकारी लूंगी। पोस्टमार्टम हाउस में देर रात, झांसी पोस्टमार्टम हाउस में ही देर रात दोनों का पोस्टमार्टम किया गया है। आपको बता दें कि गुलाम के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय देखिए, कहीं ना कहीं अब असद के परिजन वहां पर पहुंच रहे, चाहे नाना हो या फिर मौसा हो, लेकिन गुलाम जो कि अतीक अहमद के मुख्य शूटरों में से एक था, शार्प शूटरों में से एक था, ऐसे में अब गुलाम के परिजनों ने गुलाम के शव को लेने से इनकार कर दिया और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि गुलाम ने उनके परिवार पर और साथ ही साथ उनकी जो समाज में इज्जत थी उस पर कलंक लगाने का काम गुलाम ने किया है। जी बिल्कुल प्रीति जी, जब
उमेश पाल हत्याकांड में गुलाम का नाम सामने आया था, तो इनके भाई हैं राहिल हसन, जो कि बीजेपी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। और इनका नाम सामने आने के बाद, इनका नाम जब पूरी तरीके से गुलाम का आया, तो राहिल हसन को बीजेपी पार्टी ने इनको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से बाहर कर दिया, यानी कि पार्टी से बाहर कर दिया। तो वहीं उस दौरान जब पुलिस पूछताछ की थी, तो राहिल हसन पहले अपने बयान में, और इनकी मां ने कहा था कि अगर कहीं भी गुलाम का इनकाउंटर होता है, पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, तो हम उसकी बॉडी को नहीं लेंगे। ऐसा ही बयान कल के दिन दोहराया गया राहिल हसन की तरफ से कि गुलाम की बॉडी को हम नहीं लेंगे, और उसकी मां ने भी यही कहा था कि गुलाम की बॉडी को हम नहीं लेंगे। तो अब देखना ये होगा कि कोई भी अगर इनका परिजन गुलाम का वहां पहुंचता है तो उसकी डेड बॉडी को दिया जाएगा, नहीं तो उसको लावारिस हालत में उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि गुलाम जो था माफिया अतीक अहमद का एक शार्प शूटर माना जाता था, जिसकी वजह से अपनी छवि को बचाने के लिए राहिल हसन ये कह रहे हैं कि हम उनकी बॉडी को नहीं लेंगे, सुपुर्दे खाक में हम नहीं मिलाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अगर इस तरीके से बातें थी, तो कहीं ना कहीं पहले से अगर घर में कोई भी सदस्य ऐसे रास्ते पे चलता है तो कहीं ना कुछ बातें सामने मिलती जरूर है। उस वक्त भी ये हो सकता था, लेकिन अब पार्टी में होते हुए जब पार्टी से बाहर कर दिया गया तो वो बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कोई परिजन इनके पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि असद के परिजन नाना और उनके मौसा पहुंच चुके हैं, लेकिन गुलाम के कोई परिजन नहीं पहुंचे। अब देखना यह होगा कि कब तक उनके परिजन पहुंचते हैं। अगर कोई भी जाता है तो उसकी बॉडी को उनके सुपुर्द दिया जाएगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए शार्प शूटर हो या फिर अतीक के गुर्गों में से ही क्यों ना हो, आखिरकार अगर हम देखें तो गुलाम को लेकर आखिर हश्र क्या हुआ। गुलाम के परिवार की तरफ से भी इनकार कर दिया गया शव को लेने के लिए। तो वहीं अब असद की अगर हम बात करते तो असद को लेकर अतीक अहमद की तरफ से भी कहा गया कि ये अतीक अहमद के ही कर्मों का नतीजा है कि उसके बेटे को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब अपनी औलाद पे बात आई है तो अतीक अहमद का दर्द देखने को मिला था। संजय जी बिल्कुल प्रीति जी, ये असद का एक ये कहा जाए कि माफिया अतीक अहमद का जो कर्म था, जो साम्राज्य फैलाए थे, जो एक अपना साम्राज्य फैलाने के लिए कई मौतों को घाट उतारे और कई लोगों के साथ इस कदर दरिंदगी की गई कि वो किसी के बाप चला गया तो किसी के पति छीने गए, किसी का बेटा छीना गया, ऐसी कई मौतें हुई हैं। लेकिन जब अपने ऊपर ये बीती, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो अपराध की दुनिया होती है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, वो कानून के शिकंजे में आती जरूर है, कानून उसको सजा देता है। तो ये साफ तौर से हो गया कि किसी सरकार में ये बचते हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी सरकार में इनको ये सजा मिल गई। तो जब अपने बेटे के ऊपर ये बातें आई, जब इनका बेटा खुद का इन कर्मों का नतीजा हुआ कि इनकाउंटर में मारा गया, तो इनको तकलीफ हुई, इनको दर्द हुआ, अंदर से पूरी तरीके से टूटते हुए नजर आए। लेकिन अपनी अंदर की बातों को ये बताने से अभी भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इनके चेहरे पे एक शिकस्त दिख रही है कि बेटे की मौत, इस शिकस्त डर जो दिख रहा है, वो साफ तौर से जाहिर होता है कि जो कर्म किया गया पूरे परिवार को, इस साम्राज्य में, इस माफियागिरी में पूरे साम्राज्य को, पूरे कुनबे को कानून के शिकंजे में डाल दिए हैं। कहीं से कोई नहीं बच रहा, चाहे वो बहनोई रहे हो, बहन रही हो, भांजी रही हो, भतीजा हो, किसी भी तरीके से पूरा परिवार इस कानून के शिकंजे में फंस चुका है। अब इनको यही है कि प्रशासन का सहयोग करना है। अब इनको एहसास हो चुका है, जब बेटे की मौत हुई, इनकाउंटर हुआ, क्योंकि एटीट्यूड इतना ज्यादा था कि जब पुलिस का दावा ये है कि ये कह रहे थे शाइस्ता परवीन से उमेश पाल हत्याकांड होने के बाद कि 18 साल बाद उमेश पाल चैन की नींद सोया है और ये शेर का बेटा है असद जो ये काम कर दिखाया है। तो आज ये बातें उनके लिए नाकाम साबित हो रही हैं और पुलिस इसका मुंहतोड़ जवाब दी है। और आने वाले वक्त में अगर जो भी माफिया, जो भी हमलावर मुख्य थे इसमें उमेश पाल हत्याकांड में, वो या तो सरेंडर कर दे या तो इसी तरीके से उनको भी पुलिस ट्रेस करती रहेगी और जहां भी लोकेशन मिलेगी उनको भी घेराबंदी करके मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा। संजय, साथ ही ये भी जानकारी दे कि और कितना समय लग सकता है सारे क्रियाओं को करने में, और ऐसे में कब असद के रिश्तेदार वहां पे पहुंचेंगे उसके शव को लेने के लिए? जी, झांसी ये खबर चल रही है कि इनके जो नाना और इनके मौसा है वो झांसी पहुंच चुके हैं। लगभग 11 बजे पीएम हाउस जो है खुलने के बाद इनकी कागजी कार्रवाई की जाएगी। 11 बजे इनके शव को इनके सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद वहां झांसी से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। लगभग शाम तक उम्मीद ये जताई जा रही कि असद का शव
यहाँ प्रयागराज आएगा, उसके बाद कसारी मसारी में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। चलिए ठीक है संजय, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। शानूरी सरेंडर कर सकती है और साथ ही सरेंडर करने के बाद अपनी जमानत अर्जी भी दाखिल करेंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अतीक अहमद के वकील के माध्यम से, विजय मिश्रा के माध्यम से ये मालूम चला कि आयशा नूरी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जो कि फरार चले 50,000 की नामिया, तो अब वो कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी भी लगाएंगे और सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ने पुलिस से इनकी पूरी रिपोर्ट तलब की है और कोर्ट में जब पुलिस की पूरी रिपोर्ट अपनी तलब करेगी उस वक्त जब जमानत अर्जी अपनी ये दाखिल करेंगे और उसी दौरान ये सरेंडर भी कर देंगे। तो अब जिस तरीके से पहले यही बात थी कि जब से फरार चल रही थी ये उसी समय सरेंडर कर देती तो शायद ऐसे माहौल न देखने के मिलते, लेकिन कल के दिन जब माफिया अतीक अहमद को कोर्ट में रिमांड मिल गई और पुलिस को, और उसके बाद इनके बेटे का इनकाउंटर हुआ, तो अब पूरी तरीके से कानून का डर इनके परिवार के ऊपर सताने लगा है, जिससे ये अभी सरेंडर करने की बात कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि कोर्ट किस तरीके से पुलिस रिपोर्ट लेने के बाद इनको इनकी जमानत अर्जी को मंजूर करती है और सरेंडर में क्या जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद कितने दिनों में इनकी जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये आने वाले वक्त में जब रिपोर्ट पेश होगी तब कोर्ट के फैसले के बाद ही साबित हो पाएगा। प्रीति जी, लेकिन संजय क्या संभावना ये भी है कि अगर ये दोनों सरेंडर करती हैं और साथ ही इन दोनों ने भी इच्छा जताई थी कि इन्हें भी असद के आखिरी बार असद का दीदार करना है, आखिरी बार असद को देखना है, तो क्या ये संभावनाएं वहां पर हो जाती है ज्यादा संजय? देखिए प्रीति जी, अगर हम इसकी संभावना की बात करें तो पहले से शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं। कानून के शिकंजे में अगर अंतिम दर्शन करने के लिए या उनका चेहरा देखने के लिए, दीदार करने के लिए शाइस्ता परवीन को कहा जाता है तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं अगर फरार अपराधी कोई भी है तो वो पुलिस के शिकंजे में चला जाएगा, तो सरेंडर करने की बात नहीं रह जाएगी। वहां पे पुलिस का वर्कआउट देखा जाएगा कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, अब आयशा नूरी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ऐसे में अब आज के दिन क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा, जब किसी भी तरीके से सरेंडर होगी या कोर्ट किस तरीके से आदेश देती है, कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये काम होगा। क्योंकि कोर्ट में जब माफिया अतीक अहमद बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए बातचीत कानूनी प्रक्रिया के चलते उसको मना कर दिया गया, तो ये संभावनाएं नहीं जताई जा सकती कि शाइस्ता परवीन को भी जो फरार चल रही है उनको उनके बेटे के चेहरे के दीदार करने के लिए उनको मंजूरी मिल सकती है। चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।